डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाटा विजुअलाइजेशन एंड प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा विजुअलाइजेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर आप देखें, आपके पास रॉ डाटा हो, उस डाटा को अंडरस्टैंड करना, उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना, ना सिर्फ एक एवरेज यूज़र के लिए बल्कि ऐसा यूज़र जिसके पास एडवांस टेक्निकल स्किल्स हों, उसके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि उस डाटा को एक ऐसी फॉर्म में प्रोसेस किया जाए और प्रिपेयर किया जाए जो यूज़र्स के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। डाटा प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजेशन जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि वो उन डाटा को इंटरप्रेट करने में यूज़र्स की हेल्प करे और ताकि वो उस फॉर्म से यूज़र्स इजीली डाटा को अंडरस्टैंड कर सकें और उसमें से हिडन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल जो बिजनेसेस हैं, अगर उनके पास डाटा को जो है आप एक विजुअलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करते हो तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको फिर कम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो उनको इस एनालिसिस के लिए हेल्प आउट करेगा। इसी तरह से वो जो रॉ डाटा है उसको अगर आप विजुअलाइज कर लेते हैं तो वो जो डाटा विजुअलाइजेशन है वो आपको हेल्प करती है कि उसमें आप ट्रेंड्स और पैटर्न्स को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, इजीली आप उसमें से ट्रेंड्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा विजुअल रिप्रेजेंटेशन डाटा की जो है वो आपको कंपैरिजन्स करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास एक डाटा शो हो रहा है। एंस्कॉम्स क्वार्टर्ड का डाटा है ये, जिसमें 4 वेरिएबल्स हैं V1, V2, V3, V4। अगर आप इस डाटा को देखें और उसके बाद इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो यहाँ से आपको पता चल रहा है, जैसे वेरिएबल 1 है उसका x1 कोऑर्डिनेट है, उसका मीन 9 है। इसी तरह से वेरिएबल 2 उसका जो कोऑर्डिनेट x2 है उसका मीन भी 9 है। सिमिलरली वेरिएबल 3 के x3 कोऑर्डिनेट का 9, v4 वेरिएबल का जो x4 कोऑर्डिनेट है उसका मीन भी 9 है। इसी तरह से आप y वेरिएबल्स के लिए अगर देखते हैं तो उनका भी मीन जो है वो सेम नज़र आ रहा है आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो वो भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आ रही है। तो यहाँ से अगर आप इस डाटा को अंडरस्टैंड करना चाहो, उसमें देखना चाहो, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये डाटा जो है सब डाटा की नेचर सेम है क्योंकि इनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आ रहा है। लेकिन अगर हम इस डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट करें, अब यहाँ पे देखें, अगर आप देखते हैं तो ये आप जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उसी सेम डाटा की वो आपको यहाँ पे दिखा रही है कि ये चारों वेरिएबल्स नेचर में बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगर इनको इस तरह से प्लॉट किया जाए तो इनकी नेचर जो है वो डिफरेंट है। कोई हॉरिजॉन्टल आ रहा है, कोई वर्टिकल आ रहा है, कोई किस शेप में आ रहा है, तो ये उनकी नेचर जो है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उसको टेबल की फॉर्म में डाटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे और इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो इंटरप्रिटेशन गलत हो रही थी, क्योंकि यहाँ से आपको ऐसे लग रहा था कि उन चारों वेरिएबल्स का बिहेवियर सेम है। लेकिन ये जो अब जब आपने उसको विजुअली रिप्रेजेंट किया तो तब आपके पास जो है वो एक इंफॉर्मेशन आई कि ये चारों वेरिएबल्स डिफरेंट है। आल्दो उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आ रहा है, बट जो उनकी नेचर है, जो उनका बिहेवियर है वेरिएबल्स का, वो डिफरेंट है। इसी तरह से आपके पास एक और एग्जांपल है, ये शो कर रही है सेल्स 2012 के लिए। दो आपके पास सेल्स पर्सन हैं, सेल्स पर्सन ए और सेल्स पर्सन बी। तो ये इनकी सेल्स शो हो रही हैं 12 मंथ्स की और ईयर कौन सा है, 2012। अब अगर आपको यहाँ पे कहा जाए, सपोज कंपनी जो है वो यहाँ पे ये डिसीजन लेना चाहती है, लेट से वो ये चेक करना चाह रही है कि किस सेल्स पर्सन ने जो है 2012 में सबसे ज़्यादा सेल्स की हैं। अब यहाँ पे आपके पास जस्ट 2 सेल्स पर्सन का डाटा है, तो इसको अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हो सकता है किसी एक मंथ में किसी एक सेल्स पर्सन ने ज़्यादा सेल की हो, किसी दूसरे मंथ में किसी दूसरे ने ज़्यादा सेल की हो। तो इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना और ये चीज़ समझना कि किसने ज़्यादा सेल्स की हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे आपके पास जस्ट 2 सेल्स पर्सन है। लेट्स से आपके पास 50 सेल्स पर्सन हो और आपके पास 3 इयर्स का डाटा हो और आपको कहा जाए कि इस अब देख के बताएं कि किस सेल्स पर्सन ने एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितनी ज़्यादा सेल की हैं।
तो यहाँ से उसको इंटरप्रेट करना या ये रिजल्ट निकालना कि किसने ज़्यादा सेल्स की हैं बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर हम इसको ड्रॉ कर लें लाइन चार्ट की फॉर्म में, तो यहाँ पे आप देखें अब आपके लिए कितना इजी हो गया है इन दोनों का कंपैरिजन करना, इससे एक ट्रेंड निकालना कि क्या ट्रेंड निकल रहा है, क्या पैटर्न निकल रहा है, किसकी सेल ज़्यादा हो रही है, और आपस में दोनों का कंपैरिजन करना। अब अगर आप देखें तो ये जो ब्लू लाइन में है ये आपको सेल्स पर्सन बी का डाटा शो हो रहा है, और जो रेड है उसमें सेल्स पर्सन ए का डाटा शो हो रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो सेल्स पर्सन ए है उसकी सेल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेल्स पर्सन बी। तो यहाँ से आपको पता चला कि डाटा विजुअलाइजेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसकी हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो बेसिकली डाटा विजुअलाइजेशन स्टार्ट हुई स्टैटिस्टिक्स एंड साइंस की डोमेन से। स्टैट्स के अंदर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डाटा होता है और उसके ऊपर काफ़ी एनालिसिस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो स्टैट्स के अंदर बेसिकली स्टार्ट हुआ कि चार्ट्स आ गए, उसके बाद लाइन ग्राफ या बार ग्राफ, पाई चार्ट, इस तरह की चीज़ों के थ्रू आप डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट करते हो और उस तरीके पे उसको एनालाइज करना आसान हो जाता है। साइंस की फील्ड में अगर आप देखते हो जैसे बायो है तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स वगैरह को जो है ग्राफिकली शो किया जाता है, विजुअलाइज किया जाता है बेसिकली उनको। और उसके बाद NCSA नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन ने इसके अंदर मजीद एडवांसमेंट्स की। और अभी जो जो करंट जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो ज़ेरोक्स ये जो है अमेरिकन कंपनी है, बेसिकली डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती है। तो उसने इसके अंदर जो है वो एडवांस जो डेवलपमेंट्स हैं वो इसने की हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, कहाँ कहाँ पे डाटा विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स अप्लाई हो सकती हैं? बैंकिंग सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर में, इंश्योरेंस कंपनीज उसको यूज़ कर सकती हैं, हेल्थ केयर मेडिसिन की फील्ड में, टेलीकॉम की फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन, कैपिटल मार्केट्स, बिजनेसेस वगैरह में, एसेट मैनेजमेंट एंड मैनी मोर। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स शो करती हूँ डाटा विजुअलाइजेशन की, कि जैसे ये एक एग्जांपल है, ये आपको लाइन चार्ट शो करी है US एक्सपोर्ट्स टू चाइना। जैसे अगर आप ये देखना चाहें कि US एक्सपोर्ट्स जो है चाइना में ओवर द ईयर 1990 टू 2009 उनका क्या ट्रेंड रहा है, क्या वो ज़्यादा हुई हैं, क्या वो कम हुई हैं, किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर उनकी जो एक्सपोर्ट है वो क्या है। तो उसको अगर आप ग्राफिकली प्लॉट कर देते हो तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि 1990 से लेके 2009 तक वो इंक्रीज हो रही है, वो एक्सपोर्ट जो है US एक्सपोर्ट चाइना के लिए वो बढ़ रही है। जैसे एक पर्टिकुलर ईयर 1999 के अंदर आपको ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कुछ उनकी सेल जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको ये बता रहा है कि 1990 से लेके 2009 तक वो एक्सपोर्ट इंक्रीज होती जा रही है। इसी तरह से ये जो विजुअलाइजेशन है, ये जो पाई चार्ट है, ये मैरिटल स्टेटस शो कर रहा है। एक सेंसस का डाटा है, उसमें से यहाँ पे जो है वो डिफरेंट फिगर्स ली गई कि कौन से लोग जो है कितने लोग जो हैं वो मैरिड हैं और उनके जो स्पाउस हैं वो अलाइव हैं, कितने सेपरेटेड हैं, कितने विडोड हैं, कितने डिवोर्स्ड हैं। तो अगर वहाँ से देखना इस तरह से मुश्किल हो रहा है, नहीं इतना समझ नहीं आता और मुश्किल से समझ आती है ये चीज़ कि सबसे ज़्यादा डाटा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे कम कौन सा वाला डाटा है। तो अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट कर देते हैं जैसा कि यहाँ पे पाई चार्ट के फॉर्म में किया गया है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये जो मैरिड वाला पोर्शन है, ये जो 60% आपको शो कर रहा है रेड कलर में, तो ये ज़्यादा जो पोर्शन उस सेंसस डाटा का है वो मैरिड डाटा का है। इसी तरह से सबसे कम जो है वो 3% सेपरेटेड का है। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये तो हमने कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स देखी ना, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री का अगर हमारे पास डाटा हो तो उसको भी हम प्लॉट करके उससे भी जो इंफॉर्मेशन है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये चार्ल्स जोसेफ मेनर्ड ने ये मैप क्रिएट किया था और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंच आर्मी का जो लॉस था। ये रशियन नेपोलियन जो वॉर थी उसके अंदर जो फ्रेंच आर्मी का लॉस था तो वो कितना है। यानी कि अगर आप देखते हैं तो यहाँ से जब आपके पास स्टार्ट हुआ था, ये वार जब स्टार्ट हुई थी, तो जो आर्मी का जो ट्रूप था उसमें सोल्जर्स की जो तादाद थी वो थी 4,22,000।
4,22,000 सोल्जर्स जो थे वो यहाँ से चलना स्टार्ट हुए थे और उन्होंने जाना था मॉस्को की तरफ। और उसके बाद ये डिफरेंट पॉइंट्स पे शो कर रहा है, ये जो नंबर्स हैं ये शो कर रहे हैं नंबर ऑफ डेथ्स कि इन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं यहाँ पे हो सकता है टेम्परेचर की वजह से या फिर वो जो झड़पें हुई हैं उन पॉइंट्स के ऊपर, उनकी वजह से यहाँ पे जो सोल्जर्स की डेथ होती जा रही है। तो ये जो डेथ्स हैं वो यहाँ पे शो की जा रही हैं इस मैप के अंदर। तो जब मॉस्को पहुंचे तो उस टाइम पे मॉस्को पहुंचे तो तब आपके पास जो है वो 1 लाख लोग थे। तो मॉस्को से जब दोबारा ये वापस आए तो यहाँ से चलते चलते इसी तरह से यहाँ पे भी फिर वापसी के रास्ते पे भी ना उनकी डिफरेंट डेथ्स हुई हैं सोल्जर्स की। तो जब वो वापस आए तो उनका जो नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं वो आपके पास रह गए 10,000। ठीक है, जब वो चले थे तो 4,22,000 थे और जब वो मॉस्को से वापस यहाँ पे रिटर्न हुए तो इनका जो नंबर था वो 10,000 रह गया था। तो ये अगर आपके पास हिस्ट्री का डाटा हो तो ये चीज़ें वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन आप इस विजुअलाइजेशन में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो एक मैप है ये स्नो कोलेरा मैप है, 1855 में बना था। ये बनाने की जो बेसिक रीज़न थी वो ये थी कि सितंबर 1854 के अंदर लंदन का जो ये एरिया था, ये अगर आप देखें गोल्डन स्क्वायर का जो एरिया था अराउंड ब्रॉड स्ट्रीट, तो उसमें एक कोलेरा जो डिजीज थी वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी, डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो उस टाइम पे जो है एडमंड कूपर जो था ये इंजीनियर था मेट्रोपॉलिटन कमीशन ऑफ स्वेयर्स में। तो उसने उसको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आना शुरू हुई कि ये जो स्वेयर जो होल्स हैं उनकी वजह से ये डिजीज़ जो है ये फैली है और उसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं। तो उसने फिर जो है उसने जो ओरिजिनल उसका अपना जो प्लॉट था उसमें उसने ये डिस्कवरी की थी, उसमें उसने बताया था कि ये जो डिजीज़ हैं ये उसके डेथ रेट जो है या जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो उस एक पर्टिकुलर जो स्वेयर होल्स हैं उनके करीब करीब नहीं है। तो उस टाइम पे ये समझा जाता था कि ये जो कोलेरा डिजीज है ये एयरबॉर्न डिजीज है। फिर जो जॉन स्नो था उसने जो ये मैप बनाया और उसमें उसने ये बताने की कोशिश की कि ये देखें ये जो आपके पास ब्लैक कलर में ये जो स्क्वायर से नजर आ रहे हैं ये पंप साइट्स हैं। तो उसने ये जब डाटा को प्लॉट किया, डेथ रेट्स जो है डिफरेंट जगहों पे जब उसने प्लॉट किया तो उसने देखा कि सबसे ज्यादा जो डेथ्स है ना जो यहाँ पे क्लोज और लार्ज जो क्लस्टर्स हैं डेथ्स के वो इस ब्रॉड स्ट्रीट के जो वाटर पंप है इसके करीब आ रहे हैं। तो उस चीज को फिर उसने देखा कि अगर ये वाटर पंप जो था उसका हैंडल उसने रिमूव किया, उस हैंडल जब उसने रिमूव किया तो उसके बाद वो डेथ्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो गई। तो उसके बाद उसने ये डिस्कवरी निकाली कि ये जो कोलेरा है ये एयरबॉर्न डिजीज नहीं है बल्कि ये वाटर बॉर्न डिजीज है। तो ये मेडिकल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो इस तरह से जो विजुअलाइजेशंस हैं ये आपकी ह्यूमैनिटी के लिए भी सर्व कर रही हैं। ठीक है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं। जैसे ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है कि जो कोलेरा डिजीज़ है ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है और ये डिस्कवरी कैसे हुई, इस विजुअलाइजेशन को देख के ये डिस्कवर किया गया। सो अब आपको पता चला होगा कि डाटा विजुअलाइजेशन है क्या और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब बिग डाटा के अंदर हम डाटा को विजुअलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है और उस डाटा को एक बेहतर तरीके से इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना ताकि वो उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जाए और उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म किया जाए, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो विजुअलाइजेशन बेसिकली बिग डाटा को अंडरस्टैंड करने और उसको एनालाइज करने में जो है हेल्प करती है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर।